हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे ट्वेल्थ केमिस्ट्री की। ठीक है, और पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझा देता हूँ हमारे चैप्टर्स का। जो चैप्टर है हमारे ट्वेल्थ के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है आगे तक, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 1 मिनट की। ठीक है, तो बेटा हमारे ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंदर टोटल चैप्टर है 17। ठीक है, और इन 17 चैप्टर के अंदर सभी का ही पार्ट है। भौतिक रसायन भी है, कार्बनिक रसायन भी है, अकार्बनिक रसायन भी है, जैव रासायनिक है, बायोलॉजी वाली भी है। ठीक है, तो चारों ही विज्ञान का इसके अंदर मिश्रण है। तो हमें इनमें सारे चैप्टर पढ़ने हैं। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपका पहला चैप्टर है वो है ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर है विलयन, तीसरा चैप्टर है विद्युत रसायन जिसमें अपन इलेक्ट्रिक मतलब करंट के बारे में बात करेंगे, चौथा है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, पांचवा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, छठा चैप्टर है एक्सक्रेशन ऑफ मेटल धातुओं का निष्कर्षण, सातवां चैप्टर है पी ब्लॉक और आठवां चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक और नौवां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन उप सह समझेगी होगी। और इसी प्रकार बाकी आगे के 4 चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और लास्ट के एक दैनिक जीवन का है और फिर बायोमोलिक्यूल्स भी है। बहुत सारे इसमें अलग अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है बेटा, ठोस अवस्था वाला जो चैप्टर है ये बोर्ड के अंदर 3 नंबर कंसिडर करता है आपके ना, 2 या 3, कभी 2 नंबर के भी आ जाते हैं, कभी 3 नंबर के भी आ जाते हैं। और ब्लूप्रिंट कॉपी की अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 या तो 1 1 नंबर के, 1 और 2 नंबर के, तो मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो 1 से 13 तक हमारे बोर्ड के पेपर में आते हैं उसमें से सॉलिड स्टेट का ठोस अवस्था का क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पर ये 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। हम बात करेंगे ठोस की। तो देखिए बेटा, जो पदार्थ है पदार्थ मैटर, और पदार्थ को मुख्यतः हम 3 अवस्थाओं में डिवाइड करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, वैसे अवस्था तो 2 और, लेकिन हम यहाँ पे 3 की बात करेंगे। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था है। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, सॉलिड, जो हमारे इस चैप्टर का नाम है। दूसरी अवस्था है हमारे पास द्रव अवस्था। ठीक है, दूसरी है हमारे पास द्रव अवस्था, ठीक है, जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा। और तीसरी है हमारे पास गैस अवस्था, जिसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आगे वाले चैप्टर में इन सब की चर्चा होनी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड की। वाई सॉलिड आर सॉलिड, ठोस ठोस क्यों होते हैं, सिर्फ हमें इसी के बारे में बात करना है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ठोस, तो ठोस क्या है। ठीक है, तो आप सुनिए ध्यान से। वाई सॉलिड आर सॉलिड, ठोस ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि अवयवी कणों के मध्य आकर्षण का बल, अवयवी कण जिससे कि ठोस मिलकर बने हुए हैं। तो भौतिक अवस्था जो है ये डिपेंड करती है कि इन अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है, या इन कणों के मध्य डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है। अगर अवयवी कण पास पास है मतलब दूरी कम है और आकर्षण बल ज्यादा है। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, तो ठोस ठोस क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या आकर्षण का बल है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए सॉलिड सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि जो ठोस हैं, ठोस में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण का बल अधिक होता है, और अवयवी कणों के मध्य आकर्षण का बल अधिक होने के कारण इनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। तो ठोस पदार्थ भी होते हैं और स्टेट भी होती है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम आगे की बात करें कि अगर ठोस हैं तो इनके गलनांक क्योतनांक क्या होंगे बेटा, उच्च होंगे। तो इनके जो एमपी बीपी हैं, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और एम बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं बेटा, उच्च होते हैं। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अवयवी कणों के बीच में कितना प्रबल आकर्षण बल है, तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, टेम्परेचर देना पड़ता है, इसीलिए एमपीवीपी उनके हाई होंगे। ठीक है, अगर हम तीसरी बात करें अगर हम आगे की बात करें कि इनके आकार और ज्यामिति या आयतन कैसे होते हैं, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनका आकार और ज्यामिति दोनों क्या होंगे, आकार और ज्यामिति दोनों ही निश्चित होंगे। तो इनका जो आकार है या इनका जो आयतन है वो क्या होता है बेटा, निश्चित होता है।
ठीक है, चलो जी, ये बेसिकली पॉइंट हो गया हमारे पास। चलो द्रव की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो द्रव में अवयवी जो कण हैं उनके मध्य आकर्षण का बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है। इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसका आकार और आयतन की बात करें तो आप समझिए थोड़ी सी कि इनका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर पानी ले लीजिए या 1 लीटर दूध ले लीजिए, अब आप उसको चाहो तो जग में रख दीजिए, जग में रखोगे तो जग का आकार ग्रहण कर लेंगे, भगोनी में रख दो उस भगोनी का आकार ग्रहण कर देंगे, या किसी पाइप नुमा वस्तु में उसको भर दीजिए तो उसी का आकार वो ग्रहण कर देंगे। इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ये ध्यान रखना, इनका जो आकार है वो होता है अनिश्चित, ठीक है, और आयतन जो है इनका वो होता है निश्चित। चलो नेक्स्ट बात करता हूं मैं गैस की, है ना, गैस की। तो गैस में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए तो गैस है। तो इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित नहीं होता है, मतलब इनका गलनांक क्वथनांक लो होता है, आकार आयतन निश्चित नहीं होता है। चलो जी, यहाँ पे एक और चीज आती है ना, वो कंपेसिटी, संपीड़ितता। संपीड़ित, अब दबा किसको सकते हो, संपीड़ित किसको कर सकते हो, जिनके अवयवी कणों के बीच में स्थान होगा तभी वो दबाने पे पास आएंगे। तो इसका जो संपीड़ितता है वो नगण्य होती है, बहुत ही कम होती है, और इसकी जो संपीड़ितता है इसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है, और गैस की संपीड़ितता बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए आप गैस पर दाब लगाकर उसको द्रव में और द्रव को के ऊपर दाब लगाकर उसको ठोस में बदल सकते हो, जैसा कि हम आइस के या बर्फ की कंडीशन में करते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी अब हम यहाँ पे बात करेंगे ठोसों के प्रकार की। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखो बेटा, ठोसों को हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो देखेंगे उसी के बारे में बातें करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम यहाँ ठोसों को 2 भागों में बांटेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है अक्रिस्टलीय ठोस। इसको अमार्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यामिति की। तो ज्यामिति की जहां भी बात होती है तो हम इसका एक अरेंजमेंट देखते हैं। देखिए, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अवयवी कण एक निश्चित अंतराल पर पुनरावर्तित होते हैं, फिक्स डिस्टेंस के बाद इनकी पुनरावृत्ति होती है, और ये वेल अरेंज, सुव्यवस्थित ढंग से जमे हुए होते हैं। आप अगर देखोगे तो 2 कणों के बीच की दूरी फिक्स है और 2 परतों के बीच की दूरी फिक्स है, तो एक निश्चित अंतराल पर पुनरावर्तित होते हैं, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से जमे हुए होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्वार्ट्ज का है। क्वार्ट्ज प्रिज्म का नाम सुना होगा बेटा आपने, है ना, ये है क्वार्ट्ज प्रिज्म। ये है क्रिस्टलीय ठोस, इसमें अवयवी कण सुव्यवस्थित जमे हुए होते हैं। अगर आप देखोगे तो एक लाइन के ऊपर केवल 3 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये देखिए, एक लाइन के ऊपर केवल 3 पार्टिकल्स हैं, ये 3 पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट क्या होगा, अरेंजमेंट वेल हो गया, अच्छा हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ कांच की या ग्लास की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ग्लास की बात करेंगे तो आपने देखा होगा डायमंड और कांच एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों की संरचना में, स्ट्रक्चर में रात दिन का अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन के ऊपर अवयवी पार्टिकल्स फिक्स नहीं है ना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये दिखता तो वैसा ही है, लेकिन जो इसका अरेंजमेंट है वो इर्रेगुलर है, अव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित ढंग से जमे हुए नहीं है। तो ये कांच और क्वार्ट्ज दोनों में रात दिन का अंतर होता है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अवयवी कणों की व्यवस्था के कारण। चलो जी, अब हम थोड़ी सी आगे की बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का आकार और आकृति जो है, आकार ज्यामिति जो है वो निश्चित होती है, और आकार भी इनका क्या होता है बेटा, निश्चित होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास नेचर। नेचर के अंदर बात करें, अगर प्रकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों को नेचर के अंदर बात करें, और अगर प्रकृति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों को बोलते हैं ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो एकदम निश्चित होता है। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं
ये वास्तविक ठोस और ये अवास्तविक ठोस। ठीक है बेटा, चलो जी। इसके बाद है गलनांक क्वथनांक, एमपीवीपी। एमपीवीपी तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर शीतलन वक्र। नेक्स्ट है शीतलन वक्र। ठीक है, अब हम शीतलन वक्र की बात करते हैं। शीतलन वक्र का मतलब क्या, ठंडा होने की दर। तो जब हम यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोसों के लिए टेम्परेचर और टाइम के अंदर जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, खींचते हैं, तो इनके जो वक्र होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस या ये असतत होते हैं। जैसे ये पहले ठंडा हुए, फिर जम गए, फिर ठंडा हुए, फिर जम गए, फिर ठंडा हुए, फिर जम गए। तो जो वक्र बना है वो बना है असतत। तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो शीतलन वक्र होते हैं वो क्या होते हैं भाई, मतलब असतत होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जब एक बार ठंडा होना प्रारंभ करते हैं तो ये लगातार ठंडे होते जाते हैं। तो जो ग्राफ मिलता है हमें, जो कर्व मिलता है हमें, वो होता है असतत। ठीक है, तो ये 0, यहाँ पे हम टाइम लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं टेम्परेचर। तो यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र असतत होते हैं बेटा, और इनके होते हैं सतत कंटिन्यूअस। चलो जी। चलो ठीक है। अब हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, विदलन, क्लीवेज, विदलन। जब विदलन होता क्या है, जब क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धारदार औजार से काटा जाता है तो काटने के पश्चात जो सतह प्राप्त होती है वो कौन सी है। अगर वो सतह स्मूथ है, चिकनी है, ठीक है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होंगे। और अगर वो सतह स्मूथ नहीं है, मतलब खुरदरी है, रफ है, तो इसका मतलब क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। अब ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अभी भी कण की जो व्यवस्था है वो निश्चित है। व्यवस्था निश्चित होने के कारण आप कहीं से भी काटो वही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धारदार औजार से काटते हैं तो प्राप्त सतह जो स्पेस मिलेगा वो क्या होगा बेटा, स्मूथ होगी, चिकनी होगी। और अगर हम यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोसों को तेज धारदार हथियार से काटते हैं तो प्राप्त सतह क्या होगी, खुरदरी होगी। ठीक है, इसकी तो प्राप्त सतह होती है चिकनी और इसकी प्राप्त सतह होती है खुरदरी। ठीक है बेटा, चलो जी। आप इसको नोट करते जाना आराम से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे देशिकता। देशिकता होती क्या है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे देशिकता की। ठीक है, देखो भाई, देशिकता कहते हैं किसको है, होती क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। देशिकता क्रिस्टलीय ठोसों के या ठोसों के कुछ गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के गुण मापन की प्रत्येक दिशा में अगर भिन्न भिन्न आते हैं तो उसे बोलते हैं विषम देशिक। और अगर मापन की प्रत्येक दिशा में अगर एक समान आते हैं तो उसे बोलते हैं समदेशिक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका नेचर होता है विषम देशिकता का, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका नेचर होता है समदेशिकता का। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि ठोसों के कुछ गुणधर्म जैसे चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता, यांत्रिक सामर्थ्य, इनका मान मापन की प्रत्येक दिशा में एक समान आते हैं तो वो समदेशिक कहलाते हैं, और अगर भिन्न भिन्न आते हैं तो वो विषम देशिक कहलाते हैं। तो अब ये कौन सा सॉलिड है जो देशिक है या विषम देशिक है, समदेशिक है या विषम देशिक है, ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये तो होते हैं विषम देशिक। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषम देशिक और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदेशिक। ठीक है, बस यहाँ इतना सा लिखना है, फिर हम इसके बाद आगे का टॉपिक लिखेंगे कि देशिकता क्या होती है।
तो देशिकता के बारे में मैं एक यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ और समझाता हूँ आपको कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये एक अरेंजमेंट बना रहा हूं मैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का। चलो जी, यहाँ आप देख रहे हो बोर्ड पे कि एक जो गोला है वो बड़ा है, एक गोला है वो छोटा है। तो आप ये मान लीजिए कि बड़ा गोला ऋण आवेशित है, छोटा गोला धन आवेशित है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई देगी कि अवयवी कण जो हैं ये सुव्यवस्थित ढंग से जमे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और उस लाइन को आपको देखना है, समझना है, और फिर मैं आपको समदेशिकता और विषमदेशिकता को समझा देता हूँ। एक लाइन तो मैं सीधी खींच रहा हूँ जिसको नाम दे देता हूँ मैं ए और बी, और एक लाइन में ये तिरछी खींच रहा हूँ जिसको नाम में दे देता हूँ सी और डी। ए और बी रेखा जो है ये शो करती है विषम देशिकता को, और सी और डी जो रेखा है ये शो करती है बेटा समदेशिकता को। अब ऐसा क्यों? आप देखिए ए और बी को गौर से देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो एकदम फिक्स है। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो पार्टिकल्स है ये वेल अरेंज्ड हैं, सुव्यवस्थित ढंग से जमे हुए हैं। तो यहाँ पर जो मापन की दिशा में जो करेक्टर है कुछ, उनका मान क्या आएगा? हमेशा भिन्न भिन्न आएगा। अब इस सी और डी को देखिए आप, सी और डी में देखो एक साइड में एक ही दिशा में माइनस 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 माइनस, ठीक है, और इधर प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो एक ही साइड में जो है समान आवेश है, तो यहाँ पर मापन की दिशा में उन करेक्टर की जो वैल्यू है वो एकदम क्या आएगी बेटा? सेम आएगी, ठीक है। तो देशिकता, इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ओके। चलो जी, नोट कर लेना बेटा। अब हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे आप लोगों से। चलो भाई, अब हमारे पास यहाँ पे है ठोसों के प्रकार, एक और है हमारे पास ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये जो प्रकार है ये है इनके नेचर या इनके मध्य फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस आधार पर हमने ठोसों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। पहला है आणविक ठोस। पहला क्या बेटा? आणविक ठोस। तो इसमें अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, वो क्या होंगे बेटा? अणु होंगे। अब आपको पता है भाई कि अणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा बेटा मेरे पास वो है ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। और तीसरा है हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। 3 पॉइंट आपके सामने। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसमें पोल नहीं बनेंगे, ध्रुव नहीं बनेंगे। आपको पता है 11th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पढ़ा हुआ है, और सहसंयोजक बंध आपने पढ़ा हुआ है। सहसंयोजक बंध ध्रुवीय भी होता है और अध्रुवीय भी होता है। जब यह बंध समान परमाणुओं के बीच में बनता है तो इसे बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और जब ये बंध विषम अलग अलग परमाणुओं के बीच में बनता है तो हम इसे बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो यहाँ पर अध्रुवीय, बस एग्जाम्पल ही पूछते जाता है तो आप इसको समझिए। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस जैसे हीलियम गैस के परमाणुओं के मध्य H2 के मध्य अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, ठीक है। अब इसको देखिए ध्रुवीय,
ये HCl प्लस और माइनस। अब इसके कांटेक्ट में दूसरा HCl आएगा तो ये प्लस और माइनस। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, देखो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय। ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो HCl HBr इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं पोलर, ध्रुवीय आणविक ठोस। अभी हम इसको और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो ऐसे होगी जिसमें हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। ठीक है, चलो जी, अब हम इन चीजों को वापस से बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आणविक ठोसों के प्रकार। ठीक है, तो आणविक ठोस क्या होते हैं? इनमें अवयवी कण होते हैं, अणु। ठीक है बेटा, और अणु होंगे तो इनकी गलनांक वेतनांक ऑब्वियस सी बात है कम होंगे, क्योंकि अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है वो दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करता है। और हम इसे 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, और चौथा है हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। 3 प्रकार के सॉलिड हमारे पास यहाँ पे। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, इनकी भौतिक अवस्था गैस होती है, इनके गलनांक क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है बेटा, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने हैं। एग्जाम्पल हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन अणु ध्यान रखना, परमाणु और अणु, ठीक है, क्लोरीन अणु, तो ये इसके मेन एग्जाम्पल है। अब बच्चे यहाँ पूछते हैं सर गैस के अंदर सॉलिड कहाँ से आ गया, है ना? मैंने बोला ना हीलियम गैस के अणु के मध्य लगने वाला बल, और हम इसको ठोस अवस्था में पढ़ रहे हैं। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बात आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्दियाँ आती है तो कोहरा छा जाता है ना? तो फिर जब धूप आती है तो कोहरा छट जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो गैस के अणु पास पास आए, मैं बोल रहा हूँ पास पास आए, तो पास पास क्यों आएगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आकर्षण का बल होगा, तभी तो अणु पास आएगा ना। ठीक है, तो अणु पास क्यों आए? क्योंकि उनके मध्य कोई न कोई आकर्षण का बल जरूर था। दिस वन अध्रुवीय आणविक ठोस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आकर्षण का बल था, इसीलिए वो पास पास आए और कोहरे के फॉर्म में आपको दिखाई दे। आप देखिए धूल, जो धुआं होता है उसमें तो ऐसा होता ही नहीं, केवल ओस की बूंदों में या कोहरे में ऐसा होता है। ठीक है, अब बात समझ आ गई। तो गैस के अणुओं के बीच में भी आकर्षण बल जरूर होता है। ठीक है बेटा, ओके, ये इसका एग्जांपल है, आपको एग्जांपल ही ध्यान रखना है बेसिकली। तीसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो इसमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं जिसमें 2 ध्रुव होंगे। जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, एक ये HCl का अणु, ये प्लस और माइनस, ठीक है, ये दूसरा HCl का अणु, ये प्लस और ये माइनस, ये इसका प्लस ये इसका माइनस। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है या नहीं है? है ना भाई, दोनों के बीच में आकर्षण बल तो है ही। तो आकर्षण बल है, इसका मतलब यहाँ पर भी बल लगेगा, और ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, और ये भी अणु है, ये भी अणु है, अर्थात इसका नाम हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस। तो HCl HBr, ठीक है, इन सब में ये फोर्स लगता है। तीसरा है हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बंध के बारे में। और मैं अक्सर कहता हूँ आपको कि हाइड्रोजन बंध जो होगा वो फोन में होगा। फोन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ठीक है, जब हाइड्रोजन परमाणु 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य उपस्थित होता है तो एक तत्व द्वारा दुर्बल आकर्षण बल से वो दूसरे तत्व द्वारा, जब हाइड्रोजन परमाणु 2 अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य उपस्थित होता है तो एक तत्व द्वारा सहसंयोजक बल से तथा दूसरे तत्व से दुर्बल आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और इस दुर्बल आकर्षण बल को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जो दुर्बल आकर्षण बल है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध का नाम देते हैं। ठीक है, अब जिसके अंदर हाइड्रोजन बंध होगा और उनके अंदर जो बंध बनेंगे उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस। अब ये किस किस में मिलेगा बेटा? एल्कोहल में होता है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है एल्कोहल में होता है। ओके, एल्कोहल जल में होगा, अमोनिया में होगा, एमीन में होगा,
ये इन सब में पाया जाता है। ये दुर्बल हाइड्रोजन बंध वाले आणविक ठोस, इन सभी को कहा जाता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे पढ़ेंगे आयनिक ठोस नेक्स्ट क्लास में।